मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी का विवेचन करने की कोशिश की श्रृंखला में यह तीसरी कड़ी है और अंतिम कड़ी है प्रस्तुत इस समय के इस विवेचन की। हम आपका बंटी के कथानक पर बातचीत करते हुए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पिछली कड़ी में हमने आपका बंटी के चरित्रों को देखा था। बंटी के चरित्र को इस उपन्यास का केंद्र कैसे बनाया गया, यह समझने की कोशिश की थी। आज हम कथानक से इसकी चर्चा शुरू करते हैं और इस उपन्यास की कथा पर जब हम विचार करते हैं तो इस उपन्यास की कथा में त्रिकोण हैं, 3 कोण हैं, 3 कोणों का समूह त्रिकोण कहलाता है और संबंधों में तीन जीवन जब एक जगह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उसे त्रिकोण कहा जाता है। इस उपन्यास की कथा में एक त्रिकोण नहीं है बल्कि पूरे तीन त्रिकोण हैं। और वो 3 त्रिकोण कौन कौन से हैं? एक त्रिकोण शकुन, अजय और बंटी का त्रिकोण है। दूसरा त्रिकोण शकुन, डॉक्टर जोशी और बंटी का त्रिकोण है। और तीसरा त्रिकोण अजय, मीरा और बंटी का त्रिकोण है। ये 3 तरह के त्रिकोण इस उपन्यास की कथा में हमें साफ दिखलाई देते हैं और विशेषता यह है कि तीनों ही त्रिकोणों के केंद्र में बंटी है, जिसके बारे में लेखिका ने कहा भी है कि बंटियों की पीड़ा कम हो, यह इस उपन्यास का उद्देश्य है। स्पष्ट है कि उपन्यास और कथानक के केंद्र में बंटी है, वो बच्चा है। बच्चे मानव जाति के भविष्य होते हैं और इस अर्थ में बंटी भी मानव जाति का भविष्य है। वह सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों तरह की समस्याओं को सामने लाने वाला माध्यम है। सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं के रूप में समकालीन समस्याएं इस उपन्यास में आई हैं और उनका माध्यम बंटी बना है। संबंध सामाजिक होते हैं और कुंठाएं या ग्रंथियां व्यक्तिगत होती हैं। उपन्यास में बंटी की जो अलग अलग विविध स्थितियां हैं और बंटी की जो परिणति होती है, जो हश्र होता है, जो नतीजा होता है बंटी का, वो बताता है कि सामाजिक दृष्टि से संबंधों और वैयक्तिक दृष्टि से स्वस्थ मनुष्य का भविष्य भयावह है, खतरनाक है। इसका कथानक, आपका बंटी उपन्यास का कथानक मूलतः इसी चिंता से पैदा हुआ है। इसकी कथा स्थितियों के ताने बाने को समझने के लिए इसके कथानक को 3 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पति से अलग रह रही स्त्री के जीवन में बच्चा, इसका एक हिस्सा है इसके कथानक का। दूसरा हिस्सा है उसके दूसरा विवाह करने के बाद के जीवन में बच्चा। और तीसरा हिस्सा है उसके जीवन से निकल जाने के बाद बच्चा। यानी बच्चे की 3 जगहें और 3 तरह की स्थितियां उसके जीवन में आती हैं। प्रेम करते स्त्री पुरुष जब अलग होते हैं तो उस प्रेम के परिणाम की, बच्चे के रूप में जो परिणाम होता है उस बच्चे की, उस परिणाम की प्रायः कोई परवाह नहीं करते, अपने अपने बारे में सोचते हैं और उनके इस अपराध की सज़ा उस परिणाम यानी बच्चे को भुगतनी पड़ती है। अपराध किसी का और सज़ा किसी को, ये अन्याय है। उपन्यास के कथानक में इस अन्याय को बड़ी कुशलता के साथ उठाया गया है, उभारा गया है। ये एक ऐसा अन्याय है जिसे स्वाभाविक मानकर स्वीकार कर लेना प्रचलित होता जा रहा है। ये मान लिया जाता रहा है कि ये अन्याय असल में है ही नहीं, और अगर है तो इतना मामूली अन्याय है कि इसकी तरफ ध्यान देने की, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हिस्से में बच्चा अनकिए अपराध की सज़ा को अपने पापा से अलग रहने की विवशता के रूप में भोगता है। वो अपने पापा से अलग नहीं रहना चाहता, उसके साथ रहना चाहता है। उसकी बहुत सारी गतिविधियां इसकी सूचना देती हैं, लेकिन अपने पापा से अलग उसे रहना पड़ता है। तो ये
सज़ा है उसकी, एक ऐसे अपराध की जो उसने किया ही नहीं। दूसरे हिस्से में भी वो सज़ा भोगता है। दूसरे हिस्से में वो अपनी मम्मी से भी अलग हो जाता है और असहाय पड़ जाता है, बिल्कुल अकेला हो जाता है दूसरे हिस्से में। पापा से तो पहले ही अलग छूट गया था। डॉक्टर जोशी के घर में आने के बाद मम्मी भी उसके जीवन से निकल जाती हैं, जैसे छूट जाती हैं मम्मी की हथेली की पकड़ उसकी हथेलियों से। तो इस तरह से वो पूरा अकेला पड़ जाता है। और तीसरे हिस्से में जब वो अपने पापा के साथ अपने पापा के घर में जाता है तो वहाँ तो वो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है। दूसरे हिस्से में मम्मी कभी कभार उसकी सार संभाल करती भी है, कर लेती है, उसकी तरफ से सोचती है, उसकी चिंता भी करती है। लेकिन तीसरे हिस्से में वो मम्मी भी उससे छूट जाती है और पापा के रूप में एक जिम्मेदार आदमी तो उसे मिलता है, लेकिन जो उसके बारे में सोचता है, लेकिन जो प्रेम या आंतरिक लगाव बच्चे का माँ के साथ होता है, उस लगाव से वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो इस तरह से तीसरे हिस्से में नितांत अकेला पड़ जाता है, वो अपनी सोच में भी अकेला पड़ जाता है और बहुत असहाय हो जाता है। ये विवशता पहले हिस्से में पापा से अलग होने की, दूसरे हिस्से में मम्मी से अलग होने की, और तीसरे हिस्से में सबसे पूरी दुनिया से अलग हो जाने की विवशता क्रमशः दुखद, प्रगाढ़ और मारक होती चली जाती है। कथा स्थितियाँ घटित होते होते इस तरह कथानक को पूरी तरह रच देती है और ये रचाव बहुत सक्षम है। खासकर उपन्यास के 16वें और अंतिम अनुच्छेद में बंटी की ट्रेजेडी को उसके अतीत, उसके वर्तमान और उसके भविष्य के एक साथ वर्णन करते हुए जिस कुशलता के साथ उभारा गया है, सामने लाया गया है, वह कथा शिल्प की उत्कृष्टता की क्षमता की मिसाल है। और कथा शिल्प की उत्कृष्ट क्षमता का कोई उदाहरण अगर देखना हो तो आपका बंटी के अंतिम अनुच्छेद को ज़रूर देखना चाहिए। इसमें नई तरह की भाषा लेखिका ने रची है और नई तरह का कथानक का नई तरह का बुनाव, नई तरह का रचाव इस हिस्से में दिखलाई देता है, जहाँ काल के तीनों आयाम बंटी की विवशता को प्रगाढ़ करते दिखलाई देते हैं और एक साथ प्रगाढ़ करते दिखलाई देते हैं। तो ये इस हिस्से का अंतिम अनुच्छेद का कथानक बहुत सक्षम है, बहुत सारगर्भित है, बहुत व्यंजक है और पहले के कथानक निर्माण की कुशलता का जैसे विकसित रूप है, जैसे उसका फल है। तो इसका कथानक बहुत कुशलतापूर्वक गूंथा गया है। कथा स्थितियाँ क्रम से इसमें घटित होती हैं और ये क्रम जब टूटता है अंतिम अनुच्छेद में, तब एक अलग तरह की कथा भाषा, एक अलग तरह का कथानक हमें रूप लेता हुआ दिखलाई देता है, जिसमें स्मृतियाँ, प्रतिक्रियाएं और सपने और कठोर वर्तमान सब एक साथ पाठक के आंखों के सामने प्रत्यक्ष होते चलते हैं। अब इस उपन्यास के प्रतिपाद्य या कथ्य या उद्देश्य या इस उपन्यास की मूल संवेदना के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। और इस उपन्यास का उद्देश्य लेखिका ने जन्मपत्री बंटी की शीर्षक अपने लेखकीय वक्तव्य में पहले ही साफ कर दिया है। उसको फिर से याद करते हैं। उपन्यासकार के लिए चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मन्नू भंडारी ने कही है वो ये है कि जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही कर पाता है तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। स्पष्ट है कि इस उपन्यास को लिखने का उद्देश्य पाठक को केवल अश्रु विगलित करना नहीं है, उसे केवल भावावेश से संपन्न करना नहीं है, उसे केवल भावुक बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा करते हुए भावुक भी बनाता है पाठक को ये उपन्यास, लेकिन अंतिम लक्ष्य इसका पाठक को भावुक बनाना नहीं है, बल्कि उसकी मानसिकता में जागरूकता पैदा करना है और उसके माध्यम से समाज में
वो बदलाव पैदा करना है जिससे बंटियों की पीड़ा कम हो, उनको अन किए अपराध की सज़ा कम से कम मिले, ऐसी स्थितियां पैदा हों। ये बेचैनी इस उपन्यास के उद्देश्य को, कथ्य को रूप देती है। ज़रूरत इस बात की भी है कि बच्चों को बड़ों की नज़र से ही हमेशा ना देखा जाए, बल्कि बच्चों की नज़र से भी देखा जाए। बच्चों को उसी नज़र से देखकर उनके साथ व्यवहार किया जाए और ऐसा कोई निर्णय ना किया जाए जिससे उनका बचपना संकट में पड़ता हो या ख़त्म होता हो। इस ज़रूरत पर आपका बंटी जोर देता है और यही इसका प्रतिपाद्य है। इसके कथ्य में एक बात यह भी शामिल है प्रकारांतर से कि स्त्रीत्व और मातृत्व में जब टकराव हो तो बच्चों के बचपन की कीमत पर न स्त्रीत्व को बचाया जाए न मातृत्व को। निर्णायक बचपन हो, बच्चों के बचपन को बचाया जाए, ये मांग करता हुआ नजर आता है जैसे पूरा उपन्यास। बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखते हुए स्त्रीत्व बचे, यह लेखिका की कामना इस उपन्यास के माध्यम से व्यंजित होती है और यही इस उपन्यास की मूल संवेदना है। अब इस उपन्यास की भाषा पर थोड़ा सा विचार किया जाए, थोड़े से सूत्र विद्यार्थियों को मिलें, इस दृष्टि से इसकी भाषा की थोड़ी सी चर्चा। आपका बंटी उपन्यास की भाषा, देखिए भाषा बात कहने के कारण समर्थ होती है और आपका बंटी की भाषा इसके कथ्य को रूप देने के कारण, इसके कथ्य को अभिव्यक्ति देने के कारण, पूरी तरह से कह देने की वजह से समर्थ है। बंटी मम्मी को अच्छी तरह समझाना चाहता है, अच्छी तरह समझाना चाहता है कि वह उनको कभी नहीं छोड़ेगा। ये नहीं लिखा गया है उपन्यास में, लिखा गया है कभी कभी नहीं छोड़ेगा। कभी क और भी के बीच में आधा ब भी है। बंटी कहता है कि वो मम्मी को कभी कभी नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ कभी कभी को यहाँ कभी कभी लिखना भाषा को प्रसंग के अनुरूप बरतना है, भाषा को प्रसंग के अनुरूप बदलकर उसे सर्जनात्मक रूप देना है। और यही सच इतनी बड़ी को इतनी बड़ी और तलाक को पक्की वाली कुट्टी कहने का भी है। ये उपन्यास की समर्थ भाषा के कुछ प्रमाण हैं। तलाक क्या है? बच्चे की नज़र से देखें तो पक्की वाली कुट्टी है। तो ये बच्चे की भाषा इस उपन्यास में आ गई है, जिसने उस उपन्यास की भाषा को बहुत संपन्न बनाया है, क्योंकि बच्चों के सवाल ही इस उपन्यास में उठाए गए हैं और वो बच्चों की भाषा में ही अगर उठाए जाएं तो निश्चित रूप से उनका असर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हुआ भी है। एक बार बंटी सोचता है कि उसके पापा टीटू के पापा की तरह हमेशा डांटते नहीं रहते। एक बार टीटू के पापा ने टीटू का कान उमेठा तो ऐसा उमेठा कि उसकी पे बोल गई। अब यह प्रयोग देखिए भाषा का, उसकी पे बोल गई। यह पे बोलना एक बचपन के मुहावरे का प्रयोग करना है और भाषा को पात्र के अनुकूल बनाना है, सहज बनाना है। भाषा ज़रा भी बनावटी नहीं है इस उपन्यास की। और बहुत सारी स्थल ऐसे मिलेंगे इसको पढ़ते हुए जिनमें लगेगा कि शब्दों का प्रयोग बहुत सर्जनात्मक तरीके से इस उपन्यास में किया गया है। देखिए कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बंटी जब अपने पापा से मिलने जाता है तो दोपहर के कारण पापा उसे सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। तो सोते हुए पापा की नाक बजने लगती है, घुर्र खूं, ये लिखा गया है उपन्यास में। इसकी भाषा का एक रूप है ये, घुर्र खूं। यह नींद का नाद बिंब है, नींद को साकार करने वाला। फूफी बंटी से कहती है, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है और देश दूष मैं नहीं जानती। अब यह देश दूष शब्दों का बोलचाल धर्मी सहज प्रयोग है। स्टेशन पर जब बंटी पापा से मिलता है तो पापा उसे गोद में उठाकर ढेर सारे किस्सू दे देते हैं। किस नहीं देते, किस्सू दे देते हैं। यहाँ किस्सू भी बहुत सहज और सर्जनात्मक शब्द प्रयोग का एक उदाहरण है। एक बार मम्मी बंटी से कहती है कि तू सोता क्यों नहीं है, यहाँ बैठकर गुटर गुटर बातें सुन रहा है। अब ये गुटर गुटर बातें सुनना भी ऐसा ही प्रयोग है। ये सारे शब्द प्रयोग इस कारण भी सर्जनात्मक हैं
कि पूरे उपन्यास के हालात को, उसकी कथा स्थितियों को बंटी की नज़र से, एक बच्चे की नज़र से ही देखा गया है और बयान किया गया है। अतः इसकी भाषा भी बंटी, या मैं कहना चाहूँगा कि बंटियों की भाषा से दूर नहीं है। शब्दों के साथ साथ बहुत सारे वाक्य भी इस उपन्यास के ऐसे हैं जो अपनी सर्जनात्मक क्षमता के कारण बहुत देर तक याद रहते हैं, दूर तक स्मृति में बने रहते हैं। गर्मी की एक दोपहर बंटी को ज़बरदस्ती सुला देती है मम्मी। वो आंखें बंद करके लेट जाता है। आंखें बंद किए ही देखता है कि उसके पास मम्मी भी आकर लेट गई है। सोचता है अब सबको सुलाकर मम्मी जागती रहेंगी। अब मातृत्व की भाषा है ये, सबको सुलाकर जागते रहना। और इस भाषा का यह वाक्य बंटी के अंदाज में बड़ी सहजता के साथ उपन्यास में आ गया है। नए घर में जब बंटी को नींद नहीं आती तो मम्मी देर तक उसका सिर सहलाती रहती है, फिर बत्ती बुझाकर चली जाती है। उस समय लिखा गया वाक्य है, बत्ती बंद हुई तो बंद आंखों में फैला अंधेरा खूब गाढ़ा हो गया। यह वाक्य बाहर के साथ साथ बंटी के भीतर के प्रगाढ़ होते अंधेरे को भी उजागर करने में सक्षम है। ये बहुत सक्षम वाक्य है। बत्ती बंद हुई तो बंद आंखों में फैला अंधेरा खूब गाढ़ा हो गया। ये बंद आंखों में फैला हुआ अंधेरा, तीन तरह का अंधेरा है। एक बाहर का अंधेरा है जो कमरे में हो गया है बत्ती बंद होते ही, एक आंखों का अंधेरा है, आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता, और तीसरा अंधेरा बंटी के मन का अंधेरा है। ये तीनों अंधेरे इस वाक्य में एक साथ सामने आते हैं और इस उपन्यास की सक्षम भाषा की एक और सूचना पाठक को देते हैं। उसके निराशा, उदासी, आशंका, भय, इन सबको मिलाकर बंटी के मन में जो अंधेरा है, वो अंधेरा बंटी के भावों का जो पूंजीभूत रूप है वो यहाँ पर सामने आता है। और उपन्यास के अंतिम अनुच्छेद में, जिसकी चर्चा मैंने कथानक पर चर्चा करते हुए भी की, उपन्यास का जो अंतिम अनुच्छेद है वो भाषा के सारगर्भित और व्यंजक रूप का प्रयोग बड़ी सहजता के साथ करने वाला अनुच्छेद है और बंटी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ बहुत थोड़े से शब्दों में, इने गिने शब्दों में व्यक्त करता चला जाता है, चित्रित करता चला जाता है। तो ये भाषा का बहुत सारगर्भित और व्यंजक रूप है जो इस उपन्यास के अंतिम अनुच्छेद में हमारे सामने आता है। इस उपन्यास की भाषा में, उपन्यास की भाषा की जो विशेषताएं होनी चाहिए वे हैं, इसकी भाषा में कथा स्थितियों को अबाध रूप से सामने लाने वाला प्रवाह है, अधिक से अधिक पाठकों तक संप्रेषित होने वाली या पहुंचने वाली या उनको प्रभावित करने वाली सहजता है, पात्रों के विविध मनोभावों को, वो मन में उनके क्या चल रहा है, उन गतिविधियों को आकार देने वाली कुशलता है इस उपन्यास की भाषा में, और पाठक को शुरू से अंत तक बांधे रखने वाली रोचकता है। वह सर्जनात्मक है, वह सर्जनात्मकता है कुल मिलाकर इसकी भाषा में, जो किसी भी रचना को प्रभावशाली बनाती है। और आपका बंटी की भाषा भी प्रभावशाली है। धन्यवाद।